हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की पॉलिटी इन फोकस में। इस हफ्ते की पॉलिटी की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही होगा कि जो भी आपको टॉपिक्स ऐसे लग रहे हैं विच आर कॉम्प्लिकेटेड, विच यू वांट्स टू गेट सिंप्लीफाइड, आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, जो आपको नहीं समझ आ रहा, करंट अफेयर्स में बार बार आ रहा है, या फिर समथिंग विच यू नीड स्पेसिफिक डाउट्स अगर आपके हैं तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज दैट, अगले हफ्ते जब ये वीडियो आएगी तो आपके जो भी डाउट्स होंगे या जो भी ऐसा टॉपिक आपको पिक करना है जो आपको लग रहा है कि इसमें शायद हेल्प हो सके, या ये चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कई बच्चों की डिमांड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आती है तो विल ट्राई टू इन्वॉल्व दैट टॉपिक, इंक्लूड दैट टॉपिक इन आवर डिस्कशन, ताकि उसको लेकर कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो वो हम हफ्ते की न्यूज में से कवर करते करते पॉलिटी का वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए, ताकि साल के अंत में आपके ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे हमने पिछले बार पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर बात की, तो इस बार न्यूज में ऑलरेडी एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो एडहॉक कमेटी थी। तो एडहॉक कमेटी और जो परमानेंट कमेटीज होती है, क्या डिफरेंस है, इसको हमने डिस्कस किया था। तो उस तरह से आप वो चीजें ऑलरेडी अपने आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल की बात क्या हो रही है। जीएसटी काउंसिल काफी ज्यादा न्यूज में था। क्वेश्चन पूछ रहा है जीएसटी काउंसिल को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 279A enacted by 101st Amendment Act. GST Council requires at least 10% of its total members to be present to conduct a meeting. The decisions are made based on a majority of no less than 2/3 of the weighted votes members present and voting. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट पूछे जा रहे हैं आपसे। तो पहली बात, हाउ मच अवेयर यू आर ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हाल में भी हो रही थी और कंसर्न भी रेज किए गए अबाउट सर्टेन, जैसे मेडिसिनल जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठाया गया। तो क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो गलत है, उसके बारे में बात की गई। प्लस जीएसटी को लेकर लगातार डिस्कशन होती है। तो मुझे अब बताइए कमेंट सेक्शन इसका राइट आंसर क्या है। वील गो बैक टू द नेक्स्ट वन। Consider the following statements. The President of India expresses its power as provided under Article 356 of the Constitution of particular state. Then, अगर ये अप्लाई होता है तो क्या होगा। The Assembly of State is automatically dissolved. The powers of legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of Parliament. Article 19 is suspended in that state. The President can make laws relating to that state. Automatically इनमें से क्या इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर शुरू करेंगे एक्सरसाइज करना अंडर आर्टिकल 356। सो व्हाट इज आर्टिकल 356, व्हाट इज आर्टिकल 360, आर यू क्लियर? इफ नॉट, टुडे वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। तो मुझे बताइए इसका आंसर। पहले आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जो बात हो रही है जीएसटी काउंसिल की। अब देखिए जीएसटी काउंसिल पहली बात जब शुरू होता है तो उसकी क्या कहानी है, किस तरह से वो इवॉल्व होता है, क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, समथिंग यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी काउंसिल। इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यस, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो व्हेन यू से दैट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देन यू नीड टू नो विच आर्टिकल या फिर विच अमेंडमेंट के थ्रू वो इन्वॉल्व हुए। व्हाट इज द मेंबरशिप, who leads it, who leads GST Council, what is the way in which the voting is done। ये चार पांच चीजें बहुत बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरीके पे आए तो हमने जो स्टेटमेंट देखा है पहले उसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। देखो यहाँ बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द आर्टिकल। सो इट्स वेरी सिंपल वन। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल की बात करूं तो इट्स 2791, दिस इज द आर्टिकल। ठीक है, 101 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई थी, यानी इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देन वी टॉक अबाउट हु इज द चेयरमैन अंडर हुम यू कैन से हु लीड्स द जीएसटी काउंसिल। तो हम बात कर सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं मेजरली वही इसको लीड करते हैं। तो जनरली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन यहां पर, जैसे क्लियर है। तो यहां आप बोलेंगे हु लीड्स, तो फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जितने राज्य हैं वो सब काउंसिल के मेंबर है और सेंटर भी इसका मेंबर है।
लेकिन डिसीजन मेकिंग जो होती है प्रोसेस वो जॉइंटली होता है स्टेट और सेंटर के साथ साथ। यहां पर जो वोटिंग शेयर होता है वो स्टेट से ज्यादा सेंटर का होता है, अराउंड 1/3 इज हेल्ड बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी में आपके स्टेट्स होते हैं। तो यहां पर हर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करती है, जो कि उनका फाइनेंस या टैक्सेशन के इंचार्ज होते हैं, जो उनके फाइनेंस के मिनिस्टर है अक्सर वही नॉमिनेट किए जाते हैं। सो वो और जो वाइस चेयरमैन होंगे वो काउंसिल से इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम काउंसिल। जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो फाइनेंस मिनिस्टर है। जो वाइस चेयरपर्सन है वो काउंसिल से इलेक्ट होते हैं। प्लस जो जीएसटी रेट्स होती है वो डिफाइन करने का प्रोसीजर ऐसा होता है कि जितने काउंसिल में मेंबर्स हैं उनमें से आधे प्रेजेंट होने चाहिए, यानी यू नीड हाफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट। ठीक है, 10% वाला कॉन्सेप्ट कोरम यहां पर नहीं है, पर हाफ मेंबर्स आपके पास, आधे मेंबर्स तो होने ही चाहिए, तभी जाकर इसकी आप बात कर सकते हो। सेकंड, जो जीएसटी रेट्स होते हैं वो मिलकर डिटरमाइन होते हैं। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। तो यहां पर डिसीजन मेकिंग होती है नो लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 3/4 आपके पास मेंबरशिप होनी ही चाहिए वोट कराने के लिए। 3/4 इतनी आपको वोटिंग का एक शेयर चाहिए होता है जो प्रेजेंट है उनके अंदर, तब जाकर आप किसी भी चीज को पास कर सकते हो। ठीक है, डिसीजन तभी होता है जब 3/4 मेंबर्स आपके जो प्रेजेंट है उनमें से उसको एग्री करें। और जैसे मैंने पहले बोला 1/3 जो है वो टोटल वोट सेंटर के पास होते हैं और 2/3 जो होते हैं वो होते हैं स्टेट के पास। 1/3 सेंटर प्लस 2/3 स्टेट। ये आपका बेसिक फॉर्मूला जीएसटी काउंसिल का हो गया। किस तरह काउंसिल काम करती है, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो जिनको इलेक्ट किया जाएगा विद इन द काउंसिल। 1/3 काउंसिल की मेंबरशिप सेंटर के पास है, 2/3 स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना एक मेंबर वहां भेज रही है और तब जाके जीएसटी काउंसिल बनता है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंदर ये है? 279/1 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए किसी भी बिल को पास करने के लिए? 2/3 बहुमत से ही बिल पास होता है। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू नो, कितने मेंबर्स होने चाहिए? 3/4 मेंबर्स आपके पास होने चाहिए इसको पास करने के लिए। जो इसकी बेसिक कहानी है वो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, जीएसटी काउंसिल बनता ही इसलिए है कि भाई क्या रेट्स डिटरमाइन होंगी इसके बारे में बात करने के लिए। दूसरा, अब इस क्वेश्चन पर हम दोबारा आए अगर जीएसटी काउंसिल वाले, तो क्या आप इसको आंसर कर पाएंगे? इज इट द राइट स्टेटमेंट? यस इट इज, दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो, ये बताइए मुझे, डिसीजन वेट बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? एंड देन टेल मी द आंसर व्हिच इज करेक्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आता हूं एक बार प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चन के ऊपर कि प्रेसिडेंट रूल जब आता है तब हम कहते हैं या तो स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। ये इंप्लाई किसके तहत होता है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत नॉर्मली इंप्लाई होता है जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने काम को फंक्शन उस तरह से नहीं कर पा रही जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेट है, या फिर जब उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के डायरेक्शंस को पूरा नहीं कर रही है, तब वो आर्टिकल 365 के अंतर्गत इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस ये है, व्हाट इज 356 एंड 365। देखो जैसे घर में डंडे पड़ते हैं ना, अगर आपके फादर आपको इसलिए डांट रहे हैं कि आप उनका कहा नहीं मान रहे, तो आर्टिकल 365 आपके ऊपर लगेगा। और अगर ऐसा लगता है कि जो काम आपको दिया गया है वो काम आपने कहा तो कि हाँ करोगे, लेकिन आपको पैसे दिए कुछ सामान खरीदने के लिए, आप जाके मूवी देख के आ गए, तब आपके ऊपर जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा 356। तो 356 और 365 का अंतर समझिए। 365 के अंदर प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी इफ ही सेटिस्फाइड कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत काम नहीं कर रही है। क्या मतलब? सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर रही, आर्बिट्रेरी कुछ डिसीजन ले रही है, तब वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत एक्शन लेंगे। जब उन्हें लगता है कि सेंटर जो स्टेट को कह रही है उस डायरेक्टिव में स्टेट एक्शन नहीं ले रहा, देन इट इज अंडर आर्टिकल 365। ये हम दोनों आर्टिकल समझ गए। अब इसी टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे जब हम बात करेंगे फेडरलिज्म की आज के डिस्कशन में। ठीक है, जीएसटी काउंसिल भी वहां आएगा और ये चीजें भी वहां पर आएंगी। तो ये होगी डिस्कशन इसके ऊपर। अब आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर जो आज का हमारा है, विच इज अबाउट राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट क्यों न्यूज में है? राइट टू प्रोटेस्ट न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली कोलकाता में जो हीनियस क्राइम हुआ था,
एक रेप की घटना हुई थी, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया लोगों ने, और डॉक्टर्स भी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पर जुडिशरी ने रिसेंटली कहा था कि वो जो डॉक्टर्स हैं उन्हें वापस अपनी जगह पे चले जाना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट होते हैं किसी भी व्यक्ति के पास कि वो आके पीसफुली प्रोटेस्ट कर पाए, और वो किसी आर्बिट्ररी एक्शन के द्वारा नहीं वापस लिए जा सकते, ठीक है। इवन शाहीन बाग केस में उन्होंने कहा था राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे पास होते हैं एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे, मगर उसको उसका इस्तेमाल करें किसी जगह वो अनडेफिनेटली जो है ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अब यही राइट टू प्रोटेस्ट की जब बात आती है तो क्या प्रोविजन है गवर्नमेंट की इसके अंदर का, जरा वो देखते हैं। व्हाट इज राइट टू प्रोटेस्ट, इज इट अ राइट विच इज फंडामेंटल राइट और नॉट? तो पहली बात, ये सीधा सीधा मेंशन नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है, लेकिन जो इसका इंटरप्रिटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप देखो तो इसका डेरिवेशन कहां से आएगा, तो ये आएगा आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अलग अलग सब सेक्शन है जो लगभग इसी और बात करते हैं कि राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 1, ठीक है, 1A में आप देख लो, 1B में आप देख लो, या फिर 1C में आप देख लो। तो यहां पर आप एसोसिएशन भी बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, पीसफुली असेंबल हो सकते हो विदाउट आर्म्स। तो असल में गांधीयन जो हमारे प्रिंसिपल थे, जहां पिकेटिंग की बात होती थी, किसी के घेराव की बात होती थी, तो वो उस कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हो कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 19(1)(b एंड आर्टिकल 19(1)(a वी ऑलरेडी हैव प्रोविजंस व्हिच टॉक अबाउट कि कैसे किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, दे कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो इफ वी try to add these two and then we have a right to form association, तो उन तीनों के हिसाब से आप देखो तो क्लियरली ये आप इंप्लाई कर सकते हो कि दैट्स वी माइट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। और इसी को लेकर जो ये जजमेंट कोर्ट की आती है रामलीला मैदान केस में और शाहीन बाग केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दे हैव फंडामेंटल राइट टू असेंबली एंड पीसफुल प्रोटेस्ट विच कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है, बट पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड दैट टू परमानेंटली, ये बोला गया था किसमें, शाहीन बाग प्रोटेस्ट के केस में। सो ऑलरेडी वी हैव 2 रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जहां पर कुछ हद तक वो मेंशन होता है कि दैट वी हैव द राइट टू हैव पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन वो डॉक्टर्स की बात है तो उनकी एक ड्यूटी भी होती है। दैट्स व्हाई इट कम्स टू एन एरिया वेयर इट इज एथिकल कंसर्न, जहां पर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट उनको फिर उनकी जो ड्यूटी है, क्योंकि अगर सारे डॉक्टर किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इट माइट पुट lives of a lot of people in danger, but then doctors, if they feel threatened, they also have the right to defend themselves. So it's a concern which is very complicated. इस पे आप सीधा सीधा कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यह बात आप राइट टू प्रोटेस्ट की आ गई कि हम कह रहे हैं कि इससे डिराइव हो रहा है, प्लस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो कहती है कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारे पास कुछ हद तक है एज अ फंडामेंटल राइट, बट देन इफ यू लुक अहेड तो क्या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? तो यस, वी हैव मेनी रिस्ट्रिक्शंस इन दैट। कुछ नॉर्मल से रिस्ट्रिक्शन है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ अ ऑफेंस। ये सब चीजें जो नॉर्मल आप कह सकते हो लॉजिकल एस्पेक्ट है। लॉजिकल एस्पेक्ट कैसा है कि कोई अगर प्रोटेस्ट करके गए कि भारत के में टुकड़े करने हैं, तो क्या वो अलाउड होगा? पीसफुली आके चिल्ला रहे हैं, नहीं अलाउड होगा, सोवरेनिटी को खतरा है। वो इंडिया में आके, अभी इंडिया के संबंध बहुत अच्छे, मान लो किसी भी देश के साथ, और उस देश के खिलाफ कोई आतंकवादी हमला कर दे, कोई ग्रुप उस आतंकवादी ग्रुप का सपोर्ट करने पहुंच जाए, तो इज इट जस्टिफाइड टू डू अ प्रोटेस्ट इन द नेम ऑफ दैट? नो, इट इज नॉट। तो वो भी नहीं माना जाएगा। तो इन तरह की चीजें जब है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ आप जा रहे हो, हिंसा फैला रहे हो, ट्रैफिक जैम कर रहे हो, चीजों की मूवमेंट को रोक रहे हो, देन इट इज नॉट अ राइटफुल वे ऑफ डूइंग प्रोटेस्ट। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। देन राइट टू स्ट्राइक की बात जब आती है, तो वो इट इज something which is very important as part of your labor right, but it is not a fundamental right. Remember this. जो आपका राइट टू लीगल राइट की बात होती है, राइट टू स्ट्राइक फैक्ट्री ओनर्स के पास बहुत सारा, अहमदाबाद मिल की आप बात कर लो, स्ट्राइक जो महात्मा गांधी के अंतर्गत हुई थी, तो क्या था राइट टू स्ट्राइक का इस्तेमाल किया था उन्होंने अपनी बातों को मनवाने के लिए। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने बाद में बोला था कि जब एक बार संविधान आ चुका है, तब संवैधानिक आपके पास तरीके हैं जिसके तहत आप अपनी बातों को मनवा सके, तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अब जो है उसके बाद बोला गया कि नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रहेगी, राइट टू स्ट्राइक, ठीक है। लेकिन ये एक लीगल राइट है कि अगर आपको कुछ हद तक रोका जा रहा है, कुछ आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, तो वहां पर कुछ हद तक किया जा सकता है, बट इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। तो अब मैं एक बार रिपीट करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट राइट टू प्रोटेस्ट, right to protest, so it is first of all not explicitly mentioned,
in the constitution? तो भाई फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? तो हम कहेंगे डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 19(1) A, B, C and Ramlila ground judgment of Supreme Court, कि भाई वहां से हम कह सकते हैं कि एक तरह से फंडामेंटल राइट है, ठीक है, प्लस व्हाट डज नॉट कंस्टिट्यूट राइट। और इसके अंदर अब क्या क्या एस्पेक्ट है आपके पास? तो यू हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, apart from that right to strike, right to strike is not fundamental। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की बात करते हैं तो एक सवाल अपने आप उठता है जिसका इस्तेमाल करके महात्मा गांधी ने लगातार अपनी बातों को मनवाया, व्हाई दो सेम मेजर्स आर नॉट फंडामेंटल नाउ? बिकॉज एज जैसे मैंने बोला, बी आर अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि these rights were used, these things were used as a tool when the government was not the popularly elected government, it was implanted from outside। आज जब आपकी सरकार खुद से चुन के आती है तब आपके पास संवैधानिक तरीके हैं जिसके तहत आप अपनी बातों को आगे रख सकते हो, मनवा सकते हो। सो इन दैट सिनेरियो यू डोंट नीड दीज राइट टू स्ट्राइक स्पेसिफिकली। तो ये वहां कॉन्सेप्ट है, लीगल राइट आप कह सकते हो कुछ केसेस में, पर वहां भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लागू होती है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद एक टॉपिक पे आते हैं जो अभी न्यूज में थी, जो हमने पिछले हफ्ते डिटेल में डिस्कस की, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, कैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज को चुना जाता है, क्या इनका प्रोविजन है। उससे जुड़ी हुई एक न्यूज सामने आई है। वो न्यूज ये है कि जो मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी को डिसॉल्व किया है, जो स्टैंडिंग कमेटी थी ऑन स्टैटिस्टिक्स। अब इस स्टैंडिंग कमेटी को जो डिसॉल्व किया गया, वो क्यों डिसॉल्व किया? देखिए, कास्ट सेंसस को होकर लगातार बवाल मच रहा था, इसमें कास्ट सेंसस क्यों नहीं हुआ जा रहा, क्या डिले है, तो उसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी थी, इसको डिसॉल्व कर लिया गया। अब स्टैंडिंग कमेटी की बेसिक कहानी हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स की कहानी, किस तरह की ये स्टैटिस्टिक्स की स्टैंडिंग कमेटी है, 2023 में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। अब क्या ये एक परमानेंट कमेटी है या फिर ये एडहॉक कमेटी है? मुझे आप बताइए, कि अगर हमने पिछले हफ्ते का वीडियो देखा तो आपको क्लियरली पता होगा, इज इट एडहॉक और परमानेंट? सिंपल सा सवाल है मेरा, ये एडहॉक है परमानेंट है? अब बाकी मुझे बताइए जो एस्पेक्ट यहां आ रहे हैं, क्या मैंडेट्स है इसकी, क्या इसका कवरेज है। ये जो बॉडी है, पहली ये जो कमेटी है, इट इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी, याद रखिए, इट इज अ कमेटी ऑफ मॉस्पी। मॉस्पी कब बनी थी मिनिस्ट्री? अगेन इट वाज फॉर्म्ड इन 1999। इंडिया में जो भी स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है, जैसे सेंसस होता है या कोई भी स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है, जनरली पहले दो बॉडीज हुआ करती थी, एनएसएसओ प्लस सीएसओ, इसको मिला के एनएसओ बनाया गया। एनएसओ के अंतर्गत हमारी जितनी भी डेटा कंपाइलेशंस थी वो होने लग गई, डेटा को लेकर जो सर्वे होने थे वो सारे के सारे सर्वे, इन सभी के ऊपर काम होता था। तो स्टैटिस्टिक्स का सारा काम इसके अंतर्गत होने लग गया और गवर्नमेंट ने फिर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, और ये फॉर्म हुई थी टू एडवाइज गवर्नमेंट, जिसके तहत 14 नंबर की कमेटी थी जो ये काम करने वाली थी कि जो भी सर्वे है उसका रिव्यू करना, जहां डेटा में गैप है उसको आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लोर करना जहां पे कमियां रह रही हैं, और एक टेक्निकली एडवाइजरी बॉडी का काम करना जो टेक्निकल एडवाइस दे पाए कि किन जगहों पर चेंजेस की जरूरत है। लेकिन हुआ ये था, कई सारे सवाल उठने लग गए थे कि भाई कंसर्न क्यों आ रहे थे कि क्यों भाई डिले हो रहा है कास्ट सेंसस होने के ऊपर। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए ये जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, इसको डिसॉल्व कर दिया गया और एक नई कमेटी के गठन की बात की गई, ठीक है। तो ये पहली बात, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मॉस्पी के अंतर्गत आ गई, क्या काम है, क्या मैंडेट था, और अब इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। अगली चीज, अब मैं इस पे डिस्कस करूं एक बार कि जो ये कमेटी की डिमांड है, इज इट अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी? नो, इट इज नॉट।
ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तो ये यहाँ पर तो एस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पॉइंट ये आता है कि फिर जब ये चीज डिस्कस हो रही है तो कास्ट सेंसस की डिमांड कहां से आ रही है? कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड कर रही है। अगेन सेंटर स्टेट फाइट वाला कंसर्न। इफ वी गो अहेड इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, अगेन जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को लेकर क्या विवाद है कि जीएसटी काउंसिल किस तरह ऑपरेट करता है? पहली बात मैं रिपीट करूं इंपॉर्टेंट चीजें, आर्टिकल 279A पब्लिक 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें पता है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 279A4 का पार्ट है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा क्या जीएसटी रेट्स रहेंगे अलग अलग चीजों के ऊपर, तो ताकि स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें एक रोल रह सके। फेडरलिज्म के स्पिरिट को बढ़ाने के लिए एक अच्छा ये तरीका था। जीएसटी की शुरुआत क्यों की गई? व्हाट वाज जीएसटी? वैट या बाकी में क्या होता है? जीएसटी की शुरुआत की गई टू स्टॉप कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। सिंप्लीफाइंग टैक्सेशन स्ट्रक्चर। दो काम करने के लिए आपने जीएसटी काउंसिल की शुरुआत की। जीएसटी काउंसिल आ गया। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सिंग का मतलब ये होता है कि अपने एक ही चीज के ऊपर मल्टीपल टैक्स लगने शुरू हो जाए, यानी एक जहां वैल्यू बन रही है वहां टैक्स हो रहा है, उसके ऊपर कहीं और टैक्स लग रहा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है वहां कुछ और टैक्स लग रहा है, तो कई सारे टैक्स एक ही चीज के ऊपर लगते जा रहे हैं जिससे उसका दाम बढ़ता जा रहा है। तो एक यूनिफाइड सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम के अंतर्गत आपने जीएसटी की शुरुआत की थी। जीएसटी के अंतर्गत टैक्स कैसे अप्लाई होंगे उस रेट्स को डिफाइन करने के आपने जीएसटी काउंसिल बनाया। संविधान में बदलाव किए गए। 279A1 सबसेक्शन के अंतर्गत ये बॉडी बन के तैयार हुई। एक जीएसटी काउंसिल है, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है, वीसी आप चूज करते हैं, 1/3 आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा शेयर, बाकी आपने स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया, और ये जीएसटी काउंसिल आपका बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब कहानी ये है कि मेंबर्स नॉमिनेट होंगे हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और एटलीस्ट आपके पास जितने हैं उसके आधे मेंबर तो होने चाहिए जब उसके तहत एक मीटिंग की जा सकेगी। ऐसी बात नहीं कि कुछ स्टेट जहां पर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की सरकार है, अगर हो सको मान लो सेंटर में और आधे राज्यों में एक ही गवर्नमेंट की सरकार है, तो हो सकता है उनकी मीटिंग करा के कोई वो टैक्स पास करा दे, आज जीएसटी रेट रिवाइज हो गया। ऐसा नहीं है। फेडरलिज्म के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हाफ ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो जीएसटी रेट है ज्वाइंटली डिसाइड होती है, और मेजोरिटी नो लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स जो टोटल है वो डिसाइड किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 1/3 और बाकी जो स्टेट है उनके पास 2/3 वेटेज होता है जीएसटी का। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है जहां बात है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। इसकी बात की गई। व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है जीएसटी से ही। तो जीएसटी के अंतर्गत क्या होता है, नॉर्मली कोई भी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो मान लो किसी को, आप किसी से सामान खरीद रहे हो, जो सामान बेचने वाला है वो आपको सामान बेचेगा, सामान के साथ सामान की कीमत मान लो 100 रुपए है, सॉरी, सामान के साथ मान लो सामान की कीमत 100 रुपए, तो 100 रुपए की सेवाएं या कोई सामान आपको बेचा, जिसने बेचा मान लो मैंने आपको सामान सेल किया, तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गिव यू द गुड्स, उसके साथ मैं उसमें ऐड करूंगा जीएसटी। यानी जीएसटी आप जो रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस है यही मुझे वापस दे रहे हैं। यानी आप कोई प्रोडक्ट मुझसे खरीद रहे हैं तो प्रोडक्ट की कीमत प्लस 18% या 28% जीएसटी आप मुझे उसके साथ ऐड करके प्रोवाइड करेंगे, और फिर मैं जिसने सप्लाई की आपको सर्विस या गुड, वही चीज फिर मैं गवर्नमेंट को जीएसटी भरूंगा उसके ऊपर। तो आपने सामान खरीदा, उसके बाद आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, आप मुक्त जीएसटी आप मुझे अलग से दे रहे हैं, मैं वो जीएसटी गवर्नमेंट को भर रहा हूं। ठीक है, तो ओवरऑल जो आप सामान खरीद रहे हैं उसमें जीएसटी की प्राइस इंक्लूड की जा रही है। लेकिन रिवर्स जीएसटी सिस्टम ऐसा होता है कि जो सप्लायर से मैंने आपको गुड्स सेल किए, आप क्या करोगे, मुझे जो प्राइस है वो आप दोगे, और जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट से आप क्लेम करो, वो आप गवर्नमेंट को सीधा सीधा दोगे। यानी मैंने मुझसे आपने 10 रुपए का सामान लिया, उस पर अगर 5% जीएसटी है, तो आप मुझे 15 रुपए देने के बजाय, सॉरी 100 रुपए का सामान 105 रुपए अगर उसके हुए, तो 5 रुपए की जीएसटी मुझे देने के बाद सीधा के बजाय सीधा गवर्नमेंट को दोगे, तो उसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। ये क्यों किया गया? ताकि जिसको सर्विस दी जा रही है वो खुद ही उसको जाकर अपनी जीएसटी को अप्लाई करना है। फिर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, अगर मैं आपको एक सामान बेच रहा हूं, मुझसे खरीद रहे हैं, आमतौर पे क्या होता है, जीएसटी की प्राइस ऐड होती है जो आप सेवाएं लेते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको सामान बेचा है बाद में वो जीएसटी गवर्नमेंट को भरता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत सेवाएं देने वाला व्यक्ति जीएसटी फाइल नहीं करेगा, आपको वो
सामान उसकी प्राइस पर ही मिलेगा जो उसकी कॉस्ट प्राइस, जो उसकी सेलिंग प्राइस है। जीएसटी आप खुद से भरोगे उसके ऊपर अबव सीधा गवर्नमेंट को। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि काफी सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ऐसी चीजें हैं जहां के ऊपर अभी टैक्सेशन नहीं हो पा रहा, और प्लस कई सारी इंपोर्ट की भी सर्विसेज है उनके ऊपर जीएसटी नहीं लग पा रहा। इन सभी का ध्यान रखने के लिए अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी शुरू हो चुका है जीएसटी के अंतर्गत। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है ये आप समझिए। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एक 13 मेंबर का जीओएम शुरू किया है ताकि जो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर जीएसटी को कम किया जा सके। देयर हैज बीन डिमांड्स on reducing taxes, reducing GST on health insurance premium. क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर भी जीएसटी चार्ज कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप ये कोशिश कर रहे हो, ये आप कर रहे हो कि जो चीजें श्योरिटी नहीं है, आप कोई अपनी जिंदगी को इंश्योर करना चाह रहा है, आप उसके ऊपर भी प्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर भी टैक्सेशन की बात कर रहे हो। अभी 18% टैक्स इसके ऊपर लगता है। ये डिमांड की जा रही है कि इसको हटा दो या 5% पे लेके आ जाओ। लेकिन मुद्दा यहाँ क्या है, ये है कि सेंटर का कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको इससे बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है, तो वो खुद ऐसा काम करे, इसलिए उनको पहले डिसाइड करना चाहिए कि हम टैक्स क्या डिसाइड करें। जो अभी 54 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, इसके अंतर्गत ये बात की कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम पे उसको कम करो और हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर आपको जीएसटी रेट कम कर देनी चाहिए। तो स्टेट की डिमांड्स ये थी कि एक तो जो अपोजिशन के स्टेट्स हैं कहना है कि पूरा का पूरा एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। जो गवर्नमेंट जिनकी सरकार है सेंटर में, उनके भी रूल स्टेट जो है वो भी कह रहे हैं कि भाई जैसे थोड़ा कम होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस या उसके प्रीमियम के ऊपर में, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये कि देखिए जीएसटी मिला कितना राज्यों को। इनका कहना है कि ऑलरेडी 8,000 करोड़ से ज्यादा जो जीएसटी है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी से मिला है, और इस तरह का जो जीएसटी उनको प्राप्त हुआ है ये मेजरली 75% जो है जीएसटी वो स्टेट्स को गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं हटा दे तो हम हटा देंगे, लेकिन सेंटर को केवल 25% ही गया है। सेंटर को जीएसटी जो है उसका शेयर वो 25% मिला है, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करेंगी वो खुद का देख लें। तो इसलिए वो खुद से बैठ के पहले एक चीज डिसाइड करें कि हमें कितना जीएसटी डिसाइड होना चाहिए, कितना जीएसटी लगना चाहिए। अब देखो कहानी है, ये जो जीएसटी की बात आ रही है, ये जीएसटी पे जो विवाद है ये क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कैसे स्टेट और सेंटर ये जो आपसी विवाद है वो इसको रिजॉल्व करने के लिए साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों लगाया गया? ताकि एक यूनिफाइड टैक्स लगे, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे। पहले कोई सामान के ऊपर आपने वैट लगा दिया, फिर वो सामान जब बॉर्डर क्रॉस करेगा उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, फिर वो जहां से गुजरेगा उसके ऊपर एक और टैक्स लगेगा, दूसरी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। तो बहुत सारे टैक्स लगते चले जाते। मान लो 100 रुपए का कोई सामान है, उसके ऊपर पहले एक टैक्स लगा 10 रुपए का, वो 110 रुपए का हो गया। अब आगे इसके ऊपर जो दूसरा टैक्स कोई और स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी वो ओवरऑल 110 रुपीज के ऊपर लगा रही है। यानी 10 रुपए का टैक्स जो यहां ऐड हुआ, इसके ऊपर भी टैक्स पर टैक्स लगता जा रहा था। तो बहुत ज्यादा टैक्सेशन हो रही थी। उसको यूनिफाई करके सिंगल स्टेम पे लाने के लिए जीएसटी को अनाउंस किया गया था। जीएसटी की रेट को डिफाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए सेंटर और स्टेट साथ में है। तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्तर भी हम यहां देख रहे हैं, चीजें हो रही हैं। और ये दिखाता है कि कैसे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें देखने को मिल रहा है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बाकी एस्पेक्ट रेलेवेंट हो जाता है। उससे पहले एक न्यूज और है, वो है नालसा के बारे में। Over 1 crore cases have been settled through लोक अदालत। लोक अदालत अगेन हम कहते हैं कि जुडिशरी के ऊपर करोड़ों केसेस पेंडिंग है। इट्स अंडर इमेंस प्रेशर। सो वी हैव दिस न्यूज वेयर इन लोक अदालत के थ्रू अपने 1 करोड़ से भी ज्यादा केसेस को सॉल्व कर लिया। तो आप कह सकते हो जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके थ्रू भी अब सक्सेस हमें देखने को मिल रही है। सो व्हाट वी डिस्कस इज कि नेशनल लोक अदालत किसने शुरू किए? तो नालसा ने शुरू किए। नालसा है क्या? नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसका काम पहली बात क्या है? फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना जो भी इंडिया के वीकेस्ट सेक्शन के लोग हैं उनके लिए, ठीक है। नालसा के अंतर्गत ये सुविधाएं दी गई। क्या करना? स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। जो लीगल सर्विसेज एक्ट है उसके अंदर इसको बनाया गया था। इसके पैट्रन इन चीफ कौन है? तो सीजीआई, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उन सभी के लिए मुफ्त जो लीगल सुविधाएं हैं, लीगल एड है, वो प्रोवाइड करना
मेन उद्देश्य होता है नालसा का। इसके अलावा क्योंकि जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर है जुडिशरी का काफी ज्यादा एक्सटेंसिव, महंगा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहते हैं कि आप उसको आम तरीके से सॉल्व करें। जहां ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो बिना कोर्ट में जाए सॉल्व हो सकते हैं, उनको लोक अदालत के थ्रू सॉल्व किया जा सके, उसके तहत कदम था नालसा का, और वहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा केसेस सेटल हो चुके हैं। अब लीगल सर्विसेज कमेटी नालसा एक्ट के अंतर्गत लोक अदालत एक अच्छा एग्जांपल है। लोक अदालत को हम किसका एग्जांपल देंगे? इट इज एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ईडीआर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और लोक अदालत के तहत जो फैसले होते हैं वो एक सिविल कोर्ट के फैसले की तरह माने जाते हैं। आप इसको नॉर्मली चैलेंज नहीं कर सकते, और ये बिना आप किसी मेन जुडिशरी के स्ट्रक्चर में गए हुए चीजों को रिजॉल्व कर दे। छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो है वो कोर्ट जाने के बजाय अगर इस तरीके से सॉल्व हो जाए तो चीजें काफी आसान हो जाती है। और ये अंडर स्टैच्यूटरी स्टेटस ऑफ इसका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत है। ये एक बाइंडिंग और फाइनेंशियल डिसीजन देते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे बनाए जा सकते हैं। खास बात ये है कि इनका जुरिस्डिक्शन जो है या जो इनका इंटरवल है, वो जो वहां की तालुक सर्विसेज या स्टेट लीगल सर्विसेज जो डिसाइड करें या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे उसके हिसाब से वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो प्री लिटिगेशन स्टेट पे होती है वहां पर जाकर इजीली कॉम्प्रोमाइज करके सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लोक अदालत खासतौर पे फैमिली डिस्प्यूट्स है, छोटे मोटे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए या कोई विवाद हो गया, उन विवादों के रिजोल्यूशन के लिए एक बेस्ट उदाहरण हो सकता है जिसके तहत हम इन चीजों को रिजोल्व कर पाए। तो गवर्नमेंट भी ये मैकेनिज्म लेके आ रही है कि लोक अदालत यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है उनको अडॉप्ट किया जा सके, ताकि जुडिशरी के ऊपर लोड है वो कम हो पाए। तो नालसा ऑलरेडी इसके ऊपर एक कदम बढ़ा चुका है। व्हाट इज लोक अदालत, ये क्या है, क्या इसका स्टैच्यूटरी स्टेटस है, किस तरह ऑपरेट करता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तीनों जगह ऑपरेट करता है, क्या हमने समझा। अगली बात आती है व्हाट इज नालसा। नालसा किस तरह ऑपरेट करता है ये भी हम जान चुके हैं। लीगल एड प्रोवाइड करना, स्पीडी ट्रायल पे लेके आना, जो वुमेन, चिल्ड्रन, SC ST या डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन हैं, उनको लीगल एड मुफ्त में मुहैया कराना, ये उनकी कोशिश है। तो क्या इसका कोई संवैधानिक भी या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल भी स्टेटस है? तो यस, दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22A राइट टू कंसल्ट है और डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस या ऑफ हर चॉइस दिया जाता है अरेस्ट के केस में। लेकिन कोई व्यक्ति लीगल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा कैसे जब उसके पास संसाधन ही नहीं है, पैसे ही नहीं है? तो वैसे केसेस को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उस प्रोविजन के स्पिरिट को अपहेल्ड करने के लिए नीड सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, एंड दैट मैकेनिज्म इज गिविंग देम एडिशनल प्रोटेक्शन व्हिच हैज बीन डन थ्रू नालसा। फिर आर्टिकल 39A के अंतर्गत भी दिया गया है कि जस्टिस फॉर ऑल, और स्पेसिफिकली फ्री लीगल एड की बात की गई है। तो उसके तहत आर्टिकल 14 अब ले आओ, आर्टिकल 21 ले आओ, जहां पर फंडामेंटल राइट में फ्री लीगल सर्विस, फ्री लीगल एड की बात की गई है, जिसके लिए आपने नालसा की शुरुआत करी। तो उसी के तहत आपका फ्री लीगल सर्विसेज नालसा के अंतर्गत शुरू होती है, जिनमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कहां कहां पर जो विक्टिम ऑफ बेगार है, ट्रैफिकिंग है, SC ST, वुमेन, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, डिजेबल्ड पीपल, पीपल इन कस्टडी, इन सभी लोगों को मुफ्त लीगल एड या मुहैया सर्विसेज कराई जाती हैं, जो एक एग्जांपल है फ्री लीगल एड का। तो यहां नालसा का कॉन्स्टिट्यूशन, नालसा कैसे बनी, ठीक है, इज इट अ स्टैच्यूटरी बॉडी, इसका क्या रोल है, ठीक है, व्हाट हैज बीन इट्स अचीवमेंट्स। ये आपको 4 प्रोविजंस क्लियरली पता होने चाहिए। सेकेंड इज लोक अदालत। लोक अदालत की जब हम बात करते हैं तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि हाउ एंड हाउ वेल लोक अदालत हैव बीन सक्सेसफुल। तो इन टर्म्स ऑफ दैट, नंबर इन 1 करोड़ केसेस की बात हम यहां पर कहते कि रिजॉल्व कर ली। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में ADR अल्टरनेटिव्स और क्या हैं, कौन कौन से और अल्टरनेटिव्स है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हाट आर द प्रोविजंस, वे अहेड and issues. Similarly, on this,
अचीवमेंट के बाद आपको ये भी बताना चाहिए व्हाट आर द इश्यूज विद नालसा, व्हाट कैन बी डन टू फर्दर मेक इट रीच टू द लास्ट पर्सन इन इंडिया और इन एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात की फेडरलिज्म के बारे में, फेडरलिज्म की बात इसलिए हो रही है कि हमने बात की जीएसटी काउंसिल की, हमने बात की आर्टिकल 356, आर्टिकल 65 की, प्रेसिडेंट रूल की। तो क्या कहानी है, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखिए इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है फेडरलिज्म का। इंडियन फेडरल सिस्टम इज ऑन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज सुई जेनरिस। कई जगह इसको काशी फेडरल कहा जाता है, बट इसको बेस्ट वर्ड इसके लिए कोई है तो वो सुई जेनरिस है, यानी इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। हालांकि इंडिया का स्ट्रक्चर बेसिकली फेडरल ही है, बट इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। व्हाई इट्स वन ऑफ इट्स काइंड? जिसने खुद का एक नया स्ट्रक्चर इजाद किया, सुई जनरस, क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज सच दैट वी हैव फॉलोड द मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वी हैव फॉलोड द मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कैसे पता चल रहा है भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे इटसेल्फ? दैट वी टॉक अबाउट GST Council. You can talk about नीति आयोग। और बताइए कोई और बॉडी है जहां गवर्नमेंट साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलती है? नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी नाम की कोई एजेंसी है, या कोई ऐसे और स्टेप है जहां आप दे सकते हो कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं आपस में? तो अगर अभी आप देखो तो वी कैन डिस्कस दैट अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स वी हैव डिफरेंट अदर मेजर्स लाइक on investment or on taxation. The state governments have been consistently focusing or discussing, but apart from this cooperative federalism we are also seeing a sense of competitiveness in which model? इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हम बात कर लें, इसमें अलग अलग जो आपके इंडेक्सेस आते हैं, बट देन अगेन इट इज इन पॉजिटिव स्पिरिट, नॉट इन अ नेगेटिव स्पिरिट। ठीक है, कौन ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, कौन अपने आप को ज्यादा क्लीन रख पा रहा है, कहां पर ज्यादा ease of doing business है. Certain schemes we can say we are seeing competitiveness, but in the spirit of cooperative federalism, wherein eventually the end goal is to achieve the betterment of society. Now Indian federalism के structure की जब हम बात करें, मैंने बोला sui generis या quasi federal, but apart from that, what is key aspect about Indian federalism is that Indian federalism का जो structure है वो थोड़ा सा यूनिटरी है. इसको डिफाइन करने का बेस्ट तरीका ये है, इट इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन of destructible states. फॉर एग्जाम्पल कश्मीर अब नहीं रहा स्टेट, या आंध्र प्रदेश को हमने तोड़ दिया, या बिहार को हमने तोड़ दिया, या उत्तर प्रदेश को हमने तोड़ दिया. सो वी आर सीइंग इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, लेकिन देश नहीं टूट सकता. इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कंपेयर दैट टू यूएसए व्हिच इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. तो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक सी कहानी है जो इसको अलग बनाती है. क्या? विच इज डिवीजन ऑफ पावर. डिवीजन ऑफ पावर की बात करूं तो लिस्ट की बात कर लो, अब कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की बात कर लो, जहां पर पावर डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन तीनों में अलग अलग, जहां पर स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दी गई है. वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज, we have services too, which can be only be started when you have concurrence of state government. We have राज्य सभा जहां पर अलग से उनके लिए मैंडेट है. एक यूनिफाइड आपने जुडिशरी रखी है, डुअल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. ये एस्पेक्ट है जो बनाते हैं भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको संघीय यानी फेडरल कैरेक्टर. यूनिक मॉडल क्यों है? क्योंकि हमारा एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है. Two model of government, power division, written constitution, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent judiciary, electoral federalism की बात हम कर लें, bicameralism की बात कर लें. कुछ नॉन फेडरल भी हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सेपरेट जुडिशरी नहीं है. अमेरिका में कह सकते हो इस तरह की जुडिशरी रहती है. तो भारत की खास बात है जो अलग बनाती है.
लेकिन डिवीजन ऑफ पावर भी भारत में स्पेसिफाई किया गया है, खासतौर पे 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल क्या है? इसके अंदर अलग अलग लिस्ट के अंदर अलग अलग जो जिसका पावर का स्फीयर है वो डिफाइन किया गया है। इट डिलिनिएट्स, इट क्रिएट्स अ सिनेरियो जहां पर हर स्टेट को, हर बॉडी को एग्जैक्टली पता है कि उसका डिवीजन ऑफ पावर किस एरिया में जा रहा है, कहां पर वो रिसाइड करता है, इसके बारे में पता लगता है। अब जो एक प्रॉब्लम लगातार भारत के संविधान के साथ रही है वो रही है 352, 356 एंड 360। इसके अंतर्गत दी गई पावर जो सेंटर को मिलती है, ये एक ऐसी चीज है जो इसको टिल्ट करती है टुवर्ड्स यूनियन। 356, 365 क्या है हमने डिस्कस किया। 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी डिसाइड की जा सकती है, लेकिन आर्टिकल 3112 की बात कर लो जिसके तहत ऑल इंडिया सर्विसेज डिसाइड की जाती है, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात कर लो, जीएसटी काउंसिल है। तो इन तरह के जो डिसीजंस हैं वो लिए जाने अब स्टार्ट हो चुके हैं, इसको आप डिफाइन करना है तो आर्टिकल 268 से लेकर 293 की आप बात कर लो, वहां से ही डिफाइंड आते हैं। बट द बिगेस्ट कंसर्न इज रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इमरजेंसी दी गई है वॉर की वजह से, एक्सटर्नल आर्म रेबेलियंस की वजह से, मगर इसके अलावा स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है जिसको प्रेजेंट रूल भी कहते हैं। अंडर 356 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट। 360 के अंतर्गत जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, ठीक है। 365 भी हमने डिस्कस किया, आपको मुझे डिफरेंस बताना है क्या है दोनों का, 365 और 356 में। 365 इज व्हेन जो सेंटर के डिसीजन डायरेक्शन है उसको पूरा करने में, कंप्लाई करने में एग्री नहीं करते। 356 में जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है कि सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि राज्य जो है वो किसी भी तरह संविधान के नियम के हिसाब से नहीं चल रहा है, इट्स प्रॉब्लमेटिक, देन यू गो टू आर्टिकल 355 जहां पे बोला गया है कि यूनियन की ड्यूटी है कि हर एक स्टेट को बचाए वो किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस से। तो अगर कोई आर्म्ड विद्रोह हो जाता है किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध की स्थिति आ गई, पुलिस बिल्कुल को मारा जा रहा है और ऐसी स्थिति है जहां स्टेट गवर्नमेंट वहां पर खड़ी ही नहीं रह सकती, तो इन दैट सिनेरियो आल्सो द यूनियन हैज द राइट टू इंटरफेयर, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 355, ठीक है। लेकिन 356 एंड 365 आर द की एरियाज ऑफ सच कंसर्न्स। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की हम बात करें वो कब डिफाइन होता है, तो ये डिक्लेयर होता है प्रेसिडेंट के द्वारा इफ ही और शी सेटिस्फाइड द सिचुएशन अराइज दैट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दैट सिनेरियो दे कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, एंड इन दैट सिनेरियो क्या होता है, जो वहां की असेंबली है वो एक तरह से डिसॉल्व मानी जाती है, जो वहां की मिनिस्ट्री, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डिसॉल्व माना जाता है, और फिर वहां पर एक तरह से प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हो जाता है। So these are some of the issues in the current center-state relations. Issues of Article 356. इसको रोकने के लिए एसआर बॉम्बे केस सबसे एक प्रोमिनेंट केस की तरह बन के आता है। अगर आप चाहते हो तो हम सारी इंपॉर्टेंट जुडिशियल केसेस को एक एक साथ डिस्कस करेंगे, यू कैन कमेंट ऑन दैट। देन अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ गवर्नेंस, जहां पे पहले बात की जा रही थी कि सीएम से आपको सजेशन एडवाइस लेनी चाहिए, वो नहीं ली जाती। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन, जैसे रिसेंटली भी काफी आरोप लगे टैक्सेशन में कि फेवरिंग सर्टेन स्टेट्स ओवर द अदर्स, नो इक्वालिटी। एंड देन ऑल इंडिया सर्विसेज का मैनेजमेंट हो, प्लस सेंटर ने अक्सर जो स्टेट जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। कंकरेंट लिस्ट में जो भी चीज डलती है उसमें ऑब्वियसली स्टेट भी लॉज बना सकता है, बट अगर यूनियन उसके ऊपर लॉ बनाता है तो स्टेट का लॉ विल नॉट बी के ऊपर जो सेंटर का लॉ है वो अप्लाई करेगा। So in terms of, you can say priority, union law will take over the law of state. तो इसीलिए ये कंसर्न लगातार रहता है। प्लस एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। व्हाट इज सिमेट्री, व्हाट इज एसिमेट्री? एसिमेट्री का मतलब होता है, सिमेट्री का मतलब होता है बराबरी या सेम साइज या सेम इक्वालिटी ऑफ पावर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की बात आती है तो यहां बात है कुछ स्टेट साइज में बड़े हैं, इकोनॉमिक कैपेसिटी में बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ के पास कैपेसिटी बहुत कम है, पॉलिटिकल राइट्स इस वजह से कम है क्योंकि उनके पास बार्गेन करने की क्षमता कम है, क्योंकि उनके पास ज्यादा सांसद चुन के नहीं आते हैं। सो दे विल हैव लेस रेलेवेंस कंपेयर्ड टू अ स्टेट गवर्नमेंट व्हिच इज मच लार्जर इन साइज। सो दे विल हैव मोर पावर टू लेवरेज एंड गेट मोर फंड्स फ्रॉम द सेंटर, which creates a model of federalism which is asymmetric, which ideally should have been symmetric, but we are not living in ideal world, so it is not possible. So the problem is we have asymmetric federalism which puts it into question mark. Then we have issues of
the power of center to form and destroy states. What is this? Article 3. My question to you is, what is Article 3? Under Article 3, what can the state do? सिटीजनशिप एक्ट में रिसेंटली बात एनआरसी की हो रही है, जो बदलाव करने की बात की गई, इसको लेकर काफी स्टेट्स सेंटर के बीच तनातनी है. इवन ऑन टैक्सेशन there are issues, so there are many irritants as well as many opportunities for state and center to work together, but there remains a big concern, and specifically president rule को लेकर अब रूल ये कि दोनों हाउसेस से अप्रूव होना चाहिए 2 महीने के अंतर्गत. जो रूल है उसके अंतर्गत ही दोनों हाउसेस से ये क्लियर होना चाहिए. 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो बदलाव किए गए थे वो भी कुछ बदलाव थे, लेकिन वह रिवोकेशन की भी बात की गई है. फिर एसआर बोम्बे के जजमेंट की बात है. तो लगातार आप देखो तो कंसिस्टेंटली एक बदलाव देखा गया है, और इमरजेंसी प्रोविजंस की वजह से सेंटर स्टेट रिलेशंस कई तरह से प्रभावित होते हैं, चाहे वो स्टेट पावर्स की बात हो, पार्लियामेंट अथॉरिटी की बात हो, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स की बात हो, जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके जाने की बात हो, जो डेलीगेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं, उसकी बात हो. तो देखिए ये एक मेजर डिस्कशन है फेडरलिज्म की. मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में उसको डिस्कस किया है. वी माइट डिस्कस दिस इन डिटेल समडे एल्स, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो गया. बट आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो भी आपके डाउट्स हैं पुट इन द कमेंट्स. विल ट्राई टू इंक्लूड दैट एंड टेक अ स्ट्रक्चर जहां पर पॉलिटी के जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, we'll discuss it through our classes so that we make it easier for you to identify the patterns and make your polity as strong as possible. तो ये था आज का डिस्कशन. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Keep on watching BW Only IAS and very nice day.